नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सेकंड यूनिट से टेस्ट सीरीज का पैटर्न डाल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जितना आप इनको देखेंगे आपको सेकंड यूनिट जो है उतनी आपको सरल लगनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। हमारा भरसक प्रयास है दोस्तों कि आपको मतलब सेकंड यूनिट में भी जो पारंगतता जो अन्य यूनिट्स में आपके पास में है वही आपके पास में क्या हो भाई, सेकंड यूनिट में हो। तो बिना कोई देरी के आज शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न बनता है दोस्तों प्रेसीज का प्रश्न बनता है। और प्रेसीज की दोस्तों बात करनी है अपने को कि प्रेसीज से एक पक्का प्रश्न आने की संभावना रहेगी। वैसे अनुक्रमणिका पद्धति देखो है तो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्या है जरूर पूछा जा सकता है। ये सबसे पहले तो अपने को याद रखना है, देखो प्रेसीज का ये जो यहाँ जो प्रश्न बनता है उसकी अगर बात करेंगे, यानी प्रेसीज की बात करें तो प्रेसीज में अंतर संस्थापक कारक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा रोमन स्मॉल लेटर्स के द्वारा। रोमन स्मॉल लेटर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, इसके अंदर संस्थापक कारक जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों इस पद्धति को बनाने वाला व्यक्ति जो था वो डेरेक ऑस्टिन था। इस पद्धति को बनाने वाला व्यक्ति कौन था भाई, डेरेक ऑस्टिन था। और यहाँ पर इसके डेट के बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि 1969 में बनी थी कि 71 में बनी थी, ऐसे कई सारी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों इसका विकास तो जो है वो 1968 में ही हो गया था। 1968 में क्या हो गया था, इसका विकास हो गया था। लेकिन बात करें पूर्णतः एक अनुक्रमणिका पद्धति के रूप में, तो वो आपको याद रखना है पूर्णतः अनुक्रमणिका पद्धति के रूप में ये विकसित हुई थी सन 1971 में। और बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी आप याद रखेंगे डेरेक ऑस्टिन इसको क्या था भाई, बनाने वाला था। दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ शुरू किया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले अगर इसके प्रयोग की बात करें तो बीएनबी आप जैसा कि जानते होंगे, बीएनबी है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसकी आवृत्ति साप्ताहिक है। दोस्तों इस बीएनबी में सर्वप्रथम अनुवर्णिक अनुक्रमणिका को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम इसका क्या किया गया था, इस प्रेसीज का प्रयोग जो है वो किया गया था। यानी सबसे पहले बीएनबी में इसके प्रयोग हेतु इसको क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। बात करेंगे दोस्तों आगे दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न बनेगा वो बन जाएगा आईएसबीडी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं आए तो ये कठिन हो जाता है। तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। यानी आईएसबीडी देखो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, आईएसबीएन, आईएसबीडी और आईएसएसएन और आईआईआईएसएसएन, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इन तीनों में से दोस्तों एक पक्का प्रश्न आना है। यहाँ पर अपना प्रश्न बनता है वो बनता है आईएसबीडी का। तो आपको याद रखना है दोस्तों आईएसबीडी का निर्माण करने वाला, तो आईएसबीडी का निर्माण करने वाला जो है वो इफ्ला है। आईएसबीडी का निर्माण करने वाला कौन है भाई, इफ्ला है। और यहाँ पर सीधा सा प्रश्न पूछा गया है आईएसबीडी का पूरा नाम क्या है, तो वो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आईएसबीडी का सबसे पहले प्रकाशन, तो आप याद रखिएगा आईएसबीडी एम के रूप में। उसके बाद में बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था जी के रूप में। तो आईएसबीडी एम और जी दो क्या हो चुके थे भाई, बन चुके थे। दोनों की बात कर लें तो एम बन गया था 71 में और जी बन गया था, आपको याद रखना दोस्तों 1974 में। कौन बनाने वाला है, तो इफ्ला इसको क्या है भाई, बनाने वाला है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न, तो अगला अपना प्रश्न बन जाएगा कि ACR2 में प्रकाशक के नाम और प्रकाशन वर्ग के बीच में कौन सा योजक चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों तो यहाँ आपको याद रखना है कोमा लगाई जाती है। यहाँ कोष्टक में डॉट लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप क्या कर लेंगे भाई, कोमा बना लेंगे। तो आपको याद रखना है क्या लगाया जाता है, कौन सा चिन्ह प्रयोगित किया जाता है, कौन सा चिन्ह प्रयोगित किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे सीधा सा ये बन जाएगा, यहाँ पर उत्तर बन जाएगा 2। उसके अलावा बात करें दोस्तों आगे प्रश्न बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अपना प्रश्न बनेगा शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में विषय शीर्षक किस प्रकार मुद्रित किए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसमें विषय शीर्षक जो है वो गहरी स्याही से, विषय शीर्षक जो है वो गहरी स्याही से यानी बोल्ड फेस में क्या है, मुद्रित किए जाते हैं। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों पोपसी, यानी पोपसी वही गणेश भट्टाचार्य वाली। अब बात करें दोस्तों पोपसी की, तो पोपसी का भी याद रखना है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इसका पूरा नाम है। बनाने वाला व्यक्ति जो था वो गणेश भट्टाचार्य था दोस्तों। और ये गणेश भट्टाचार्य जो है वो 1979 में क्या करता है, इस पोपसी को बना देता है। अब यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न है कि इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है कि पोपसी जो है वो क्या है। तो देखो अपन ने बात की पहले, यानी दो अनुक्रमणिका की बात करें तो दो ही प्रकार का, एक तो होता है परंपरागत और एक है अपरंपरागत। आप देखो दोनों में जोड़ें तो जो भी परंपरागत है वो तो है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका पद्धति, और जो भी है अपरंपरागत
उसकी अगर बात करें दोस्तों तो वो है पसय या पसच समन्वय अनुक्रमणिका पद्धति। अब यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा 3। दोस्तों अगर किताब में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप उसको क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। यानी पोपसी निम्न में से क्या है, तो पोपसी जो है वो अपरंपरागत है, साथ ही बात करें तो वो पसच समन्वय अनुक्रमणिका क्या है, पद्धति है। बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अपना आगे का प्रश्न बनेगा वो बन जाएगा यहीं से प्रश्न नंबर इसी से आगे जुड़ा हुआ, और वो है कि पोपसी का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। पोपसी का आविष्कार जैसे अपन ने चर्चा कर लिए गणेश भट्टाचार्य ने कब किया, तो वो भी आप याद रखेंगे 1979 में। और बात करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि प्रकाशन अंतर्गत सूचीकरण कार्यक्रम, यानी ये प्रीनेंटल कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, और प्रीनेंटल कार्यक्रम जो है वो किसके सहयोग से विकसित हुआ, तो आप याद रखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के क्या था, सहयोग से यह कार्यक्रम क्या हुआ है भाई, विकसित हुआ है। तो याद रखना है प्रीनेंटल, अगर यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात आए दोस्तों तो प्रीनेंटल में व्यक्ति विशेष का नाम जैसे आए तो यहाँ पर आप नाम याद रख लेंगे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का, और संस्था विशेष की बात आए तो वहां पर आप याद रखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का नाम क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। बात करेंगे दोस्तों आगे की यूनियन कैटलॉग क्या है, तो यूनियन कैटलॉग सीधी सी बात है दोस्तों सहभागी सूचीकरण है। यानी आप यूँ समझो यूनियन कैटलॉग, इस यूनियन कैटलॉग से और भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था जो सबसे पहले क्या करता है, यूनियन कैटलॉग का निर्माण करता है। यानी विमर और जिन पुस्तकालय दोनों संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु क्या करते हैं, यूनियन कैटलॉग का निर्माण करवाते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले यूनियन कैटलॉग का यानी संघ सूची का क्या करता है, निर्माण करता है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रोजर्ट इंटरनेशनल थिसोरस, यानी रोजर्ट इंटरनेशनल थिसोरस क्या है, तो आप सीधा सा यहाँ से उत्तर बना देंगे। देखो सबसे पहले तो उत्तर बनाएंगे कि ये समानार्थी शब्दों की क्या है भाई, सूची है। समानार्थी शब्दों की क्या है भाई, सूची है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पीटर मार्क रोजर्ट का, यानी यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पीएम रोजर्ट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पीएम रोजर्ट। और पीएम रोजर्ट जो है दोस्तों वो 1852 में ही क्या करता है, इसका निर्माण कर देता है। यानी थिसोरस का क्या कर देता है भाई, निर्माण कर देता है। और ये थिसोरस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस में सीधा सा पूछा गया कि थिसोरस का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो पीएम रोजर्ट के द्वारा। अब यहां से यूजीसी नेट में जैसा प्रश्न आए उसको भी मैं बना देता हूं। सबसे पहले अगर थिसोरस की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले थिसोरस जो थी वो थिसोरस जिस नाम से बनी थी वो था थिसोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फेसेज नाम से क्या थी, सबसे पहले थिसोरस बनी थी। और कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये बनी थी 1852 में। और बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी आप याद रखेंगे पीएम रोजर्ट नाम का व्यक्ति था जो सबसे पहले क्या करता है, इसको बनाता है। दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ भी देखो छोटा सा एक वीडियो डालूंगा मैं थिसोरस से जुड़ा हुआ, उसमें हेलन ब्राउनसन का सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में, तो उसकी भी अपन आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ACR2 में ISBN कहाँ दर्शाया जाता है, तो ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है दोस्तों। ISBN जो है वो कहाँ दर्शाया जाता है, तो आप याद रखेंगे नोट सेक्शन के बाद में, यानी जो टिप्पणी अनुच्छेद जो होता है उसके तुरंत बाद में क्या दर्शाया जाता है भाई, ISBN दर्शाया जाता है। और बढ़ेंगे दोस्तों आगे और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो और अपने यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, वो बनेगा अगला प्रश्न बन जाएगा कि ISBN निम्न में से किस कोड के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टि में निर्मित किया जाता है, तो ISBN जो है वो किस में दिया जाता है, तो आप यहाँ से देखो सीधा सीधा उत्तर बनाना है सबसे पहले कि ISBN निम्न में से किस कोड के अंतर्गत निर्मित मुख्य प्रविष्टि में दिया जाता है। अब देखो यहाँ तो उत्तर है CC, यहाँ तो अपना उत्तर बन जाएगा वो CCC, यानी इसमें ISBN कोड को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का जो स्वरूप था वो थोड़ा जटिल हो गया। आप इसको यूँ समझो कि ये ISBN जो है वो ISBN CCC में भी शामिल है, तो साथ ही साथ किस में शामिल है, वो ACR2 में भी क्या है, शामिल है। बशर्ते ACR2 में वो अलग से क्या बना हुआ है, एक सेक्शन बना हुआ है, अलग से क्या बना हुआ है, एक सेक्शन, और सेक्शन के रूप में क्या रहता है, शामिल रहता है। जबकि CCC में अगर बात करें तो CCC
में देखो अपन ने बात की है लीडिंग सेक्शन, हिडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, असेसन नंबर और ट्रेसिंग। यानी आप यूँ समझ लो कि नोट सेक्शन के स्वरूप के साथ में आप किसको जोड़ सकते हैं, आप ISBN को जोड़ सकते हैं। दोस्तों ISBN बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक को मानक प्रदान करने वाला स्वरूप है। और उसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले गॉर्डन फोस्टर नामक एक व्यक्ति था, जिसका एक वीडियो जल्दी मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आने वाले दिनों में खूब सारे वीडियो YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे, तो आप इनको देखते रहिए और अपने लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि श्रृंखला विधि यानी बोले तो चैन इंडेक्सिंग में दशा संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कड़ी क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे मिथ्या कड़ी कहलाती है। दोस्तों 4 प्रमुख कड़ियां हैं और 4 प्रमुख कड़ियों में अगर बात करें तो सबसे पहले आप ले लो मिसिंग लिंक, साथ में बात करें तो सोल्ट लिंक और सोल्ट लिंक के अलावा लें तो अनसोल्ट लिंक और बात करें दोस्तों तो फॉल्स लिंक। ये 4 प्रमुख कड़ियां हैं। और दशा संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी है, तो आप याद रखेंगे मिथ्या कड़ी किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो फेजलेशन का क्या करती है भाई, प्रतिनिधित्व करती है। और बात करें दोस्तों तो आगे प्रश्न है कि सूचीकरण सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो सन 1961 में। सम्मेलन का नाम था ICCP यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। कहाँ आयोजित होता है, तो आप याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में आयोजित होता है। और कौन आयोजित करने वाला है, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों IFLA इसको क्या है भाई, आयोजित करता है। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ से दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि सूचीकरण सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ, तो ये पेरिस में आयोजित हुआ। और अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सूचीकरण सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1961 में किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये IFLA के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों इसमें कैटलॉगिंग से जुड़े हुए 12 सूचीकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। 12 सूचीकरण के सिद्धांत क्या किए गए थे भाई, प्रस्तुत किए गए थे। और इन सिद्धांतों को ही बाद में पेरिस प्रिंसिपल्स भी क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया था। तो एक जैसे ही हैं और एग्जाम में आने के क्या रहेंगे चांसेस खूब हैं, तो आप इनको एक बार देखेंगे याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि मुख्य संलेख यानी संलेख से आप ले लोगे मुख्य प्रलेख के प्रकाशक विवरण क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं शामिल किया जाता, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या है, शामिल नहीं की जाती है। यानी संलेख को आप ले लेंगे, संलेख का मतलब प्रलेख है, इसको आप प्रलेख को अंग्रेजी में लें तो दोस्तों अंग्रेजी में ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट। अंग्रेजी में बन जाएगा कि ये क्या भाई, डॉक्यूमेंट। और इसी के साथ में एक नाम जुड़ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन जुड़ेगा दोस्तों ये प्रलेख से क्या बन जाएगा, प्रलेखन बन जाएगा। दोस्तों प्रलेख और प्रलेखन शब्द भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रवर्तक, सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन शब्द को देने वाला कौन था, यानी प्रलेखन शब्द का निर्माण या प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूं, बेल्जियम निवासी थे दोनों व्यक्ति, जो देने वाला व्यक्ति जो था वो। और UDC नामक पद्धति बनाने में क्या है, उसकी विशिष्ट भूमिका रही है। साथ ही लिखा रहेगा दोस्तों प्रलेखन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, प्रलेखन के क्षेत्र में क्या भाई, नोबेल पुरस्कार और प्रलेखन नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति। ये 3 प्रश्न है, तीनों इंपॉर्टेंट है और 3 में से एक पक्का प्रश्न आएगा। मैं तीनों को उल्टा पुल्टा कर देता हूं दोस्तों। तीनों के नाम में अगर आपको याद रखें तो आपको याद रखना है एक तो पॉल ओटलेट का नाम, साथ ही आपको नाम याद रखना है पॉल ओटलेट के अलावा हेनरी ला फोंटेन का नाम, और एक आपको नाम याद रखना है SC ब्रैडफोर्ड का नाम, SC ब्रैडफोर्ड। तीनों का उत्तर इन्हीं 3 नामों में शामिल है। आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा कि किसका नाम किसके साथ में जोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आगे प्रश्न है कि UBC का पूरा नाम क्या है। दोस्तों सेकंड नोट्स में शामिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर UBC आ गया तो यहाँ चर्चा कर देते हैं। दोस्तों UBC के पूरे नाम की अगर बात करें तो ये है UBC जो है ये है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। और ये कार्यक्रम भी बात करें दोस्तों IFLA के द्वारा आयोजित होता है। कब आयोजित किया गया, तो सन 1974 में इसको क्या कर दिया गया था, आयोजित किया गया था। और बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न है डॉक्टर SR रंगानाथन द्वारा रचित क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में यानी जो CCC है उसका 5वां संस्करण किसके सहयोग से विकसित किया गया, तो सीधा सा आपको याद रखना है A नील मैगनन। दोस्तों 29 दिसंबर के एग्जाम में आया था, इसलिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अब तक इस CCC के 5 संस्करण क्या हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। और बात करें 5 संस्करणों की तो पहला संस्करण तो है 1934 में, और इसका 5वां संस्करण जो है दोस्तों उस 5वें संस्करण की बात करें तो वो है 1964 में। बीच में 3 बचे हैं। आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा कि तीनों संस्करण कौन कौन से ईयर में प्रकाशित किए गए थे।
और बात करेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है प्रश्न, वो है एंग्लो अमेरिकन कोड, यानी सीधा है AAC, एंग्लो अमेरिकन कोड सबसे पहले कब विकसित किया गया? तो आप याद रखेंगे AAC, और AAC कब विकसित किया गया? तो सन 1908 में। साथ ही दोस्तों यहाँ एक प्रश्न लिखा है कि AACR फर्स्ट की बात करें तो ये है 1967 में, यानी 1967 में। दोस्तों इसकी पूरी रामलीला देखो आप समझे तो आप इसको यूँ समझिएगा, आप सबसे पहले AAC, उसके बाद में AACR, उसके बाद में है AACR फर्स्ट, और उसके बाद में है AACR सेकेंड। अगर बात करें दोस्तों तो ये 1908 में, इसकी बात करें तो 1949 में, ये बात करें तो 1967 में, और इसकी बात करें दोस्तों तो 1978 में। आप एक बार दो बार इनको ढंग से देखेंगे, इतने में ये याद हो जाएंगे। आगे प्रश्न है दोस्तों, मार्गेट मान का नाम किससे संबंधित है? तो मार्गेट मान का नाम सूचीकरण से क्या है भाई? संबंधित है। साथ ही दोस्तों बहुत सारी परिभाषाओं में भी मार्गेट मान का जिक्र होता है। जैसे अंकन की एक परिभाषा लिखी हुई मिलेगी आपको कि अंकन एक क्या है भाई? आंसुलिपि है। अंकन एक क्या है भाई? आंसुलिपि है। और ऐसा कहने वाली कौन है? तो आप याद रखिएगा मार्गेट मान। साथ ही दोस्तों मार्गेट मान का और भी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में UGC नेट में आने के लायक लगेगा, वो है सन 1970 में, यानी सन 1970 में डॉक्टर SR रंगानाथन को बात करें तो ALA के द्वारा मार्गेट मान पुरस्कार से क्या किया गया था भाई? सम्मानित किया गया था। तो आप याद रख लेंगे, जितना आप छोटे छोटे टुकड़ों में इनको याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उतने ही सारे डाटा आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। आगे दोस्तों प्रश्न बनता है, वो है डिक्शनरी कैटलॉग के जनक, यानी आप इसको हिंदी में ले लो तो ये हो जाएगा शब्दकोश सूची के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों CA कटर। बोले तो चार्ल्स एमी कटर को क्या माना जाता है भाई? डिक्शनरी कैटलॉग का जनक माना जाता है। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग सन 1876 में। साथ ही एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सन 1891 में। वर्गीकरण की पद्धति बनाने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? CA कटर थे। पुस्तकालय सूचना विज्ञान में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान इनका है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ACR2 का भाग फर्स्ट किस नाम से जाना जाता है? तो आप सीधा सा बना लेंगे दोस्तों, भाग फर्स्ट जो है वो विवरणात्मक भाग है और इसी नाम से क्या है ये जाना जाता है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से CCC का अंतिम संस्करण कौन सा था? तो CCC का अंतिम संस्करण 5वां था। अभी अपन ने बात की थी 1964 में। और बात करें दोस्तों तो CCC का प्रथम संस्करण किस वर्ष आया? तो CCC का प्रथम संस्करण 1934 में क्या था? डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा बनाया गया था। और बात करें दोस्तों तो है ब्रिटिश म्यूजियम कोड किसके द्वारा बनाया गया? तो आप याद रखेंगे सन 1841 में एंथोनी पेनेजी के द्वारा, जिसको पेनेजी कोड या ब्रिटिश म्यूजियम कोड के नाम से जाना जाता है, ये इनके द्वारा क्या किए गए थे भाई? बनाए गए थे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे, आगे प्रश्न है AACR2 किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो आपको याद रखना है AACR2 जो है वो 1978 में 2 बार संशोधन हुआ। इसमें 2 बार संशोधन हुआ 1988 और 1998 में। इसमें क्या हो गए हैं भाई? 2 बार संशोधन हुए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इसका एक नया स्वरूप है RDA। इस RDA का पूरा नाम क्या है? और साथ ही 2010 में इसमें क्या परिवर्तन हुआ? साथ ही इसमें एक प्रश्न जो हर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि RDA और AACR2 में क्या अंतर है? तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि RDA और AACR2 में क्या अंतर है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि डिक्शनरी कैटलॉग के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो ऊपर प्रश्न आ गया था CA कटर के द्वारा क्या किए गए भाई? प्रतिपादित किए गए। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर डॉक्टर SR रंगानाथन की श्रृंखला विधि, यानी बोले तो चेन इंडेक्सिंग में शामिल नहीं है? तो चेन इंडेक्सिंग में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो भी आप याद रखेंगे, मूल कड़ी शामिल नहीं है। 4 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं दोस्तों। बात करें तो मिसिंग लिंक है, फॉल्स लिंक है, सोल्ट लिंक है और अनसोल्ट लिंक है। चारों किस में है? तो चारों डॉक्टर SR रंगानाथन की चेन प्रोसीडिंग में शामिल हैं। यहाँ से बीच में दोस्तों जल्दी में चेन इंडेक्सिंग कई बार बोला गया, तो उसकी जगह आप चेन प्रोसीडिंग उसको क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, इसी से जुड़े हुए प्रश्न 2-4 और शामिल करेंगे दोस्तों कि DDC में मुख्य वर्गों को दर्शाया गया है। तो DDC में मुख्य वर्गों को दर्शाया गया है भाई इंडो अरेबिक नंबर्स के द्वारा, यानी 000 से लेकर 999 तक के विवरण को क्या किया गया है भाई? इसमें दर्शाया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों DDC यूनिवर्सल पद्धति है, सार्वभौमिक पद्धति है। आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की लगभग 35 से अधिक भाषाओं में इसका क्या किया जा चुका है? अनुवाद किया जा चुका है। और वर्गीकरण कार्य हेतु सर्वाधिक प्रयोगित की जाने वाली क्या है? एक यह वर्गीकरण पद्धति है।
और बात करें दोस्तों सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में प्रकाशन जो है वो HW विल्सन पब्लिकेशन कंपनी के द्वारा क्या है भाई किया जा रहा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका वर्तमान में, जैसे मैं यहाँ पर आपको डेट दे देता हूँ, वर्तमान में सन 2014 के अनुसार SLSH का कौन सा संस्करण प्रतिपादित किया गया है, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही छोटे पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण पद्धति है। एमी सेयर्स नामक व्यक्ति के द्वारा इस पद्धति का निर्माण सन 1923 को क्या था, पहली बार किया गया था। तो ये भी आप क्या रख लेंगे, इसके बारे में याद रख लेंगे। आगे प्रश्न है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपने विषय शीर्षक का मुद्रण कब शुरू किया था, तो आप यहां से देखो सीधा सा प्रश्न बनेगा, ये पूछना चाहता है आपसे LCSH यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, तो उत्तर बना देते हैं, ये बनाता शुरू किया था सन 1897 में, और इसका पहली बार प्रकाशन कार्य जो है वो किया गया सन 1998 में। यानी कार्यक्रम जो था वो इसको मुद्रित करने का कार्य वो शुरू कर दिया था 1897 में, और इसको पहली बार प्रकाशित किया गया 1898 में। तो इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें आप याद इसको रखेंगे। आगे दोस्तों 2 प्रश्न इधर बचे हैं कि पोपसी का पूर्ण नाम क्या है, तो पोपसी के बारे में अपन चर्चा की है। पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इसका नाम है, गणेश भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई थी। कब बनी, तो 1979 में। अपरंपरागत अनुक्रमणिका पद्धति है और महत्वपूर्ण अनुक्रमणिका पद्धति है दोस्तों ये। आप ही समझो गणेश भट्टाचार्य भी महत्वपूर्ण है, यानी गणेश भट्टाचार्य के बारे में 2-4 आगे वीडियो डालेंगे दोस्तों एटलीस्ट का, तो वहाँ भी अपन इनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। एक अंतिम प्रश्न बनेगा दोस्तों आज का, वो बनेगा कि कटर्स रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो ये भी आप याद रखेंगे सन 1876 में क्या की गई थी, विकसित की गई थी। किसके द्वारा, तो वो आप याद रखेंगे CA कट्टर के द्वारा क्या की गई थी भाई, विकसित की गई थी, या CA कट्टर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। यानी रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग ये शामिल किए गए थे दोस्तों। ये रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग विथ एडिशन रूल्स क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये एक पुस्तक का नाम है। मुझे आपसे जानकारी चाहिए दोस्तों कि ये जो पुस्तक है यानी रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड विथ एडिशन विथ एडिशन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक का लेखक कौन था आप कमेंट करके बताएंगे। आप बता सकते हैं, आपके लिए मैं हिंट दे देता हूं, इसमें डॉक्टर S.R. रंगानाथन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से क्या कर देंगे, उत्तर दे देंगे। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।